नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज फिलिप्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग तीसरा पार्ट कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के, जो आपके यूपीएससी फिलिप्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसी क्रम में बात करें तो आज और भी कुछ स्कीम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इस बार के एग्जाम के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अगर हम देखें तो देखो, जो हमारा पहला स्कीम आज मैं लेकर के आया हूं वो है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। और ये काफी चर्चा में रह रहा है और इस बार इससे सवाल आने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना, रैपिड रिवीजन सीरीज, ये खासतौर से उन्हीं मुद्दों को फोकस करके चल रहा है जहां से ज्यादातर चांसेज हैं सवाल बनने के। तो उसी क्रम में देखो, आज की जो हमारी पहली योजना है आत्मनिर्भर भारत, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सब सुना होगा, सब जाना होगा, लेकिन एक रिवीजन के क्रम में, एक क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी, इसी क्रम में ये सीरीज शुरू किया गया है। तो आप सभी को पता है कि कब, तो कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना को, आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से एक आर्थिक पैकेज को प्रोत्साहन दे दिया गया था। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था ना कि जो कोविड-19 के दौर में जो लोग, बहुत देखो, वैसे तो पूरा विश्व परेशान था, भारत में भी बहुत सारे लोग परेशान थे, खासतौर से जो प्रवासी मजदूर इधर से उधर रहना, भटकना, बहुत सारे लोगों के उद्योग धंधे ठप हो गए, बंद हो गए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर भारत सरकार ने सोचा कि आत्मनिर्भर भारत को बनाया जाए, कि भारत के ही जो उद्योग हैं, लघु कुटीर, एमएसएमई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सूक्ष्म उद्योग, इन सब को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लोग उससे जुड़े, उसके उत्पादन में आए। तो इससे क्या होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने का एक मतलब ये भी है कि आत्मनिर्भर बनने का अर्थ ये नहीं, देखो आमतौर पे आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये होता है कि अपने आप को डेवलप करना, डेवलप तो करना ही, लेकिन साथ में वैश्विक योगदान भी देना, कि जो भी प्रोडक्शन हमारा होगा उसका निर्यात भी बाहर के देशों में किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम सुना है ना, कि पूरा विश्व ही एक कुटुंब है, परिवार है, पूरी धरती ही एक परिवार है। तो इस उदाहरण के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया कि हम विकास तो करेंगे ही करेंगे, साथ में वैश्विक विकास में भी योगदान देंगे। तो इसी के मद्देनजर यह योजना शुरू की गई थी। तो वही कि कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसा प्रधानमंत्री ने एक कहा था, एक विजन था। और इस बात पर भी बल दिया कि भारत को कोविड-19 महामारी के संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, इससे परेशान नहीं होना है। ऐसा संकट आया तो हमें ऐसा मौका में मिला कि हम अपने आप को डेवलप कर पाए, और ऐसा डेवलप किए कि आज हमारे कितने एमएसएमई प्रोडक्ट है जो कि बाहर के देशों में निर्यात करते हैं। आज भारत में एमएसएमई के तहत भारत जीडीपी में योगदान दे रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आत्मनिर्भर भारत? तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता, जिसे सेल्फ रिलायंस कहा जाता है, इसकी परिभाषा में बदलाव आया है। ठीक है, कि आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस होता है, उसको आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड से अलग है। सेल्फ सेंटर मतलब आत्मनिर्भर मतलब अपने आप को फोकस करके केवल चीजें नहीं, ये सेल्फ रिलायंस वाली बात है कि नहीं, सबको हमारा विकास होगा, सबका साथ सबका विश्वास, समझ रहे हैं ना। तो ये है, तो अपना विकास करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी। तो वही देखो, मैंने बताया था ना, वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है इस पे, कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है, इसी उद्देश्य से भारत इस को लॉन्च किया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण कतई नहीं किया जाएगा, कि केवल भारत डेवलप करेगा। भारत डेवलप करेगा तो दुनिया के विकास में भी मदद होगा। इसी उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने शुरू किया था। खास बात क्या है कि इस मिशन को 2 चरणों में लागू किया गया। पहला क्या है? प्रथम चरण, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया कि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कि स्थानीय स्तर पर इन सब चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इसको निर्यात भी किया जाए। जो दूसरा चरण है उसमें किन चीजों को फोकस किया गया, तो उसमें जितने भारतीय रत्न है, आभूषण है, फार्मा कंपनीज हैं, स्टील, इस्पात जैसे जो क्षेत्र हैं, इनको प्रोत्साहित किया गया कि इनका प्रोडक्शन बढ़ा करके इन्हें निर्यात करना है। तो ये 2 चरणों में आत्मनिर्भर भारत को क्या है कि इसे शुरू किया गया। अब इसके 5 स्तंभ हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के क्या है? 5 स्तंभ है। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी।
जो कि वृद्धिशील परिवर्तन की बात के साथ बड़ी उछाल पर आधारित हो। मतलब कि हम ऐसा इसको बनाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था हो उसमें उछाल है। और आप एमएसएमई इंडस्ट्री को भली भांति देख रहे हैं कि इस योजना के तहत किस तरीके से एमएसएमई इंडस्ट्री कैसे पहुंची है, भारत के प्रोडक्ट कैसे बाहर के देशों में निर्यात हो रहे हैं। तो ये दूसरा है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आधुनिक भारत की पहचान बने। ऐसी अवसंरचना होनी चाहिए जिससे कि भारत की आधुनिकता की पहचान होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी में हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि अब आज के दौर में एआई, चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई हैं, मशीन लर्निंग आ गई है। तो ये सब तो क्या है कि जितनी भी चीजें होंगी वो प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पे आधारित होंगी। टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा। गतिशील जनसांख्यिकी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत होगा ये, ठीक है। और पांचवा है डिमांड, कि भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला का पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। तो ये 5 स्तंभ के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। अब इसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया गया था। तो क्या आर्थिक प्रोत्साहन है? तो इस पे क्या है कि विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी कोविड-19 महामारी की दिशा में उसी समय सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या है, अब इसको आपको उतना डिटेल नहीं आपको रखना है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस दौरान क्या किया गया था। इस पे क्या है कि आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर और भी जो इसके लिए पूर्व पहले घोषणाएं हुई थी वो, और फिर आरबीआई ने जो बाद में निर्णय लिया, 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की 10% के बराबर है, इस पैकेज में शामिल किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान में। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए। इस पैकेज में भूमि, श्रम, लिक्विडिटी और कानून, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, यानी 4LS पर ध्यान केंद्रित किया गया कि इनका डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, 4LS आपको जानना जरूरी है। और कितने पैकेज के साथ आया, तो पैकेज याद भी नहीं रहेगा, तो यह जरूर ध्यान में रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में लेबर, लिक्विडिटी, लॉ एंड लैंड, इन पे फोकस करके ये बनाया गया। टारगेट इसका क्या है? तो टारगेट यही है कि खुद का डेवलप करना और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाना। तो वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुरक्षा अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रतिस्थापन पर ध्यान की, जितना बेहतर तरीके से हम उत्पादन अपना बढ़ाएंगे तो हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, और वैश्विक बाजार में भी हमारी पहुंच बनेगी। आत्मनिर्भरता न तो किसी बहिष्करण या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम ही केवल आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो बाहर के देशों में भी जाएंगे, और मैंने बताया ना, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर के किया गया है। और यह जो मिशन है खास तौर से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पे। आप लोग को याद होगा उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो पहल है वो आप आत्मनिर्भर भारत पहल के नाम से समझ सकते हैं, क्योंकि हर जिले के एक उत्पाद को, जो लोकल उत्पाद है, उसको विकसित करके और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा करके बाहर के देशों में भेजा जा रहा है। अब उस जब यूपी में लॉन्च हो गया तो भारत सरकार धीरे धीरे भारत के और भी राज्यों में लॉन्च कर रही है। तो इसी तरीके से कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है, जो लोकल स्तर पर उत्पादन होता है, उनके उत्पादन की क्वालिटी को और बेहतर सुधार करके उन्हें वैश्विक बाजार में पहुंचाना। अगला जो हमारा स्कीम है वो है फेम इंडिया। फेम इंडिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमेशा गवर्नमेंट कह रही है, पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित है फेम इंडिया। फेम इंडिया यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसी का फुल फॉर्म है फेम इंडिया। फेम इंडिया जो है वो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, कि जितने भी आवाजाही की सुविधाएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन हो या निजी वाहन हो, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाए। इसी उद्देश्य के तहत, नेम के तहत ही, यानी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत ही फेम इंडिया को शुरू किया गया है। और इसका मुख्य जोर है कि सब्सिडी देना, जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेंगे उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी देने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन वाहनों को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रमुख उद्देश्य क्या है फेम इंडिया का? प्रदूषण को कम करना। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा,
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, इस प्रमुख उद्देश्य के साथ फेम इंडिया चलाया गया है। इसके तहत डीजल और पेट्रोल की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन, कार, तिपहिया वाहन और हल्के व भारी कमर्शियल वाहन के लिए पूरे देश भर में अवसंरचना तैयार किया गया है। ठीक है कि अब डीजल पेट्रोल वाले यहाँ पे वाहन न चला करके हाइब्रिड मोड के वाहन हो और इलेक्ट्रिक हो, या तो फुल्ली इलेक्ट्रिक हो या तो हाइब्रिड हो। हाइब्रिड में क्या होता है कि जो गाड़ी के 4 चक्के होते हैं उसमें 2 चक्के इलेक्ट्रिक से चलते हैं और बाकी 2 ईंधन से, इसलिए ये हाइब्रिड है। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन दिया और इसके लिए भारत सरकार सब्सिडी भी देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये केवल ये नहीं है कि निजी वाहनों के लिए, ये सभी निजी वाहन, कॉमर्शियल वाहन, सबके लिए यह है। इस योजना के भी 2 चरण है। जो चरण 1 था वो 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 को चरण 1 समाप्त हो गया। इस योजना के तहत क्या हुआ कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब इसके तहत शामिल है। इन सबका मतलब ये है कि मैंने बताया, मान लो 4 चक्के की गाड़ी है हाइब्रिड वाली, उसके 2 चक्के बैटरी से चलते हैं और बाकी ऐसे, तो ये है इंपॉर्टेंट। तो इस उद्देश्य से पहला चरण था जो कि 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण फिर 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 5 वर्षों के लिए तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसके लिए जो बजट पास हुआ 10,000 करोड़ रुपए की राशि पास हुई। इस पे क्या है कि इसके तहत टारगेट रखा गया कि 7,090 इलेक्ट्रिक बस, 5 लाख ई3 व्हीलर जो 3 पहिए हो गाड़ी होते हैं वो 5 लाख, 55,000 ई4 व्हीलर पैसेंजर कार, ठीक है, और 10 लाख ई2 व्हीलर अपनाने के लिए इसके तहत टारगेट रखा गया, जो चरण 2 2019 से अभी 5 वर्षों के लिए चल रही है। इसमें फोकस क्या है कि सार्वजनिक और साझा परिवहन सबका इसमें क्या होगा, विद्युतीकरण किया जाएगा। सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, चाहे वो सार्वजनिक वाहन हो या साझा परिवहन हो। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, हमने बताया कि देश में तेजी से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना हो। खासतौर से इसका क्या फायदा होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जित होगा, इसी उद्देश्य के। इसीलिए इसमें क्या किया गया कि शुरुआत में लोगों को इस पे खरीद पे सब्सिडी दी जाने लगी कि जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उनको इस पे छूट दी जाएगी। ठीक है, और यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा फेम इंडिया योजना शुरू की गई थी। इसकी कुछ खासियत है कि बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्च के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि अपनाना। ऐसे खर्च के लिए धन राज्य और शहरी जो परिवहन निगम है ये मिलकर के करेंगे, क्योंकि भैया बस चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक खर्च आएगा, तो इसके लिए खर्च जो राज्य इसको लागू करेगा वो, और उस राज्य का आपका शहरी परिवहन निगम, ये दोनों मिलकर के उसका खर्च उठाएंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वाट और 4 वाट श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि, जो लोग सार्वजनिक परिवहन में अपनी गाड़ी चलाते हैं या जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनके लिए 3 वाट और 4 वाट के इलेक्ट्रिक वो वाहन इस्तेमाल करने होंगे। 2 वाट वाली जो कैटेगरी है वो निजी वाहनों पे होगा, जो लोग अपने लिए व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, वो 2 वाट का खरीदेंगे। और इस योजना के तहत 2 वाट वाले 10 लाख, 3 वाट वाले 5 लाख, 4 वाट वाले 55,000 और 60,000 बसों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि की योजना दी गई है। तो आपको ये नहीं याद रखना कितने लाख गाड़ियों की वाली बात, लेकिन बस ये है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इनके लिए क्या है कि वित्तीय प्रोत्साहन यानी सब्सिडी दी गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पर्यावरण से प्रदूषण कम हो, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो सके। तो इसी सब चीजों से और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयन और ऐसी ही अन्य तकनीक वाली बैटरियां लगाई गई हैं, उन्हीं लोगों को ये सब्सिडी या सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट हर जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाएगी। जैसे हर जगह पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप होते हैं, वैसे ही चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये देख लेंगे कि 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान लगभग बन रहे हैं, कंप्लीट होने के कगार पे है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और जो अगर राजमार्गों पे अगर ऐसे बनाए जाएंगे तो 25 किलोमीटर के गैप पे एक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा। ये पूरा टारगेट है इसका। अगली योजना की जो हम बात करें तो वो है आपका NTPS। थोड़ा ये इमेज आपको ब्लर दिख रहा होगा, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, आपके इस बार के
फिलिप्स के लिए खासतौर से जो एनटीपीएस है, राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ये क्या है कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है कि एक पास की बात कर रहा है जो पूरे देश में लागू होगी। इसके तहत क्या होगा, ये वाहनों के लिए पास होगा जैसे कि नेशनल परमिट में मिलेगा उनको। किस उद्देश्य से, कि भारत में जैसे लकड़ी, बांस या और भी जो प्रोडक्ट हैं जो वनों से उत्पादित होते हैं, इनको क्या है कि इनकी निर्बाध पारागमन, मतलब बिना रोक टोक के एक जगह से दूसरे जगह आ जा सके, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कोई समस्या ना हो, यानी पूरे भारत में कहीं भी जाने में इन प्रोडक्ट्स को कोई समस्या ना आए, इसके लिए इस पास को लॉन्च किया गया। इस पास का नाम है राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम, एनटीपीएस। इस पे क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 29 दिसंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अभी लॉन्च हुआ है, इस बार के प्रीलिम्स के लिए खास तौर से ध्यान में रखिएगा। तो इसके तहत मंत्रालय कौन है, ये भी आप फोकस करेंगे। इस पे क्या है कि जो वर्तमान में पारागमन नियम है उसके आधार पे लकड़ी और वन उपज परिवहन के लिए पारागमन परमिट जारी किए जाते हैं, कि लकड़ी के लिए और जो वन के प्रोडक्ट हैं उनके लिए पारागमन परमिट दिए जाते हैं वो वर्तमान में। लेकिन ये जो राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम है, इसके द्वारा क्या होगा, वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में से लॉन्च किया गया। आपको कहीं से माल लेकर के कहीं पे जाना है, आप ऑनलाइन है सब कुछ, ऑनलाइन आपने पास अपना निकाल लिया, आपको पास में मिल गया, तो आप भारत में कहीं भी उस प्रोडक्ट को लेकर के जा सकते हैं। पहले क्या था कि इस राज्य से उस राज्य में जाना है तो उतने राज्य के लिए ही, उतने मतलब एरिया के लिए ही ये पास जारी किया जाता था। यह जो है निजी भूमि, सरकारी या निजी डिपो से कहीं से भी लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज अंतर राज्य और अंतर राज्य परिवहन के लिए एक ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम है। ऑनलाइन तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं और देश में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इस पास सिस्टम का उपयोग पारागमन परमिट जारी करने, निगरानी करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी किया जाएगा। ऑनलाइन होगा तो सारा डेटा व्यवस्थित रहेगा कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही है, क्या माल लेके जा रही है, ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड में रहेंगी। प्रभाव इसका क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कृषि, वानिकी और वृक्ष खेती को प्रोत्साहित करना, कि ज्यादा से ज्यादा जंगली चीजों की, लकड़ियों की जिसकी डिमांड है, बांस की, जो बम्बू है, इन सब की खेती और जो वन के प्रोडक्ट हैं जो खेती होते हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह किया गया। ऐसा होगा तो भाई जब डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से ये चीजें की गई हैं। खासियत क्या है इसकी, तो यह जो पास सिस्टम है यह डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में भी उपलब्ध है। डेस्कटॉप से भी पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी, दोनों जगह से ऑनलाइन ये पास लिया जा सकता है। ट्रांजिट परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा किया जा सकता है, जिनको चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी आपको ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, कि इसके लिए जो आपको एनओसी मिलेगा कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना नहीं। और इस सिस्टम के द्वारा क्यूआर कोड के जरिए वाहन की गति को भी सत्यापित किया जा सकता है, कि यह सब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, ये सब कुछ इसके तहत कंट्रोल होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसका लाभ भी है कि पूरे देश में निर्बाध पारागमन होगा, जब रोक टोक नहीं होगा, नहीं तो ट्रकों की लाइन हाईवेज पे लगी रहती है, ट्रैफिक होता है, सामान पहुंचने में देरी होता है, कोई माल मान लो कहीं जल्दी पहुंचना है, इन सब में समस्याएं होती हैं। तो ऐसा होने से जब ऑनलाइन रहेगा सारा रिकॉर्ड तो निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के आराम से, तो इसमें क्या होगा, समय बचेगा। देश भर में कृषि वानिकी शामिल वृक्ष उत्पाद और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारागमन परमिट जारी करने के लिए यह सुव्यवस्थित करेगी। देश भर के जो किसान जो इन उद्यमों से जुड़े हुए हैं, इन एग्रीकल्चर उद्यमों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत गुजरात, जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए लकड़ी और अन्य उपज ले जाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ इन राज्यों से शुरुआत हुई है, अब पूरे देश के लिए हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। इस पास सिस्टम से क्या होगा, समय, परिवहन लागत, सब चीज से बचत होगी, तो किसानों को, व्यापारियों को, सबको लाभ होगा। ठीक है ना। ट्रांजिट ये परमिट होने से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, हर चीज ऑन रिकॉर्ड होगा। वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस सिस्टम को अपनाया गया है, जिससे उत्पादक, किसानों, ट्रांसपोर्टरों के लिए अंतरराज्यीय व्यापार संचालन आसान हो गया है। तो सब इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से जितने भी कृषि वानिकी क्षेत्र है,
जो भी वनों में उत्पादन चीजें होते हैं, जो भी वनों में खेती की जाती है जिन चीजों की, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, उनको प्रोत्साहन में मिलेगा, ताकि वहां के किसानों को फायदा हो। इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। अगला जो हमारा और है एक अगली जो योजना या स्कीम है वो क्या है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में देखेंगे, ये भी आपके इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट सिटी मिशन 2 जो अभी लेटेस्ट है वो 2.0 है, मतलब दूसरा है, उसके बारे में देखेंगे। पहले के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 2 है। यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है, सिटीज 2.0। इसके तहत क्या है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को, इस शहरों से जो कचरे का प्रबंधन है वो और जलवायु से संबंधित सुधार के लिए सिटीज 2.0 मिशन शुरू किया गया है। इसको 4 विषयों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार करेगा सिटी। कौन कौन से 4 विषय हैं? सतत गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, शहरी ई शासन और आईसीटी, और निम्न आय बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार, नए नए आइडियाज होने चाहिए। इन 4 उद्देश्यों से यह सिटी शुरू हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है ये 4 वर्ष की अवधि यानी 2023 से 2027 तक चलेगा। इसीलिए इस बार आने के लिए इसके चांसेस ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम में क्या है कि शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कि हर जगह कूड़ा ना फेंका रहे, एक जगह हो, वहां से फिर उसको रिसाइकिल वगैरह किया जाएगा। राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने, इन सब के बारे में जागरूकता भी फैलाने, तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि इन सब चीजों को रिसाइकिल करके फिर से उनका उपयोग, बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन। तो इस उद्देश्य से सिटीज 2.0 शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य सिटीज 1.0 की सीखों और सफलताओं का लाभ उठाना है। मतलब जो स्मार्ट सिटी मिशन पहला था उसके जो लाभ है, जो कमियां हुई, जो उससे सीखे, उन सबको दूर करते हुए या उनसे जो फायदे हुए उनको सीखते हुए उसको और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सिटीज 2.0 लॉन्च किया गया है। और खासतौर से उद्देश्य ये सभी है। अब सिटीज 1.0 की अगर बात करें तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें भी 3 घटक शामिल थे। क्या था कि प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 12 शहर स्तरीय परियोजनाओं का चयन इसके तहत किया गया था और उड़ीसा राज्य में क्षमता विकास गतिविधियां स्थापित की गई थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है ना, इस गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना सिटीज 1.0 के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आगे से सिटीज 2.0 में और सुधार किया गया है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ज्यादा आपको फोकस क्या है कि सिटीज 2.0 को रखना है, स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 को। ठीक है, इसके लिए फंड क्या है, तो इसके वित्त पोषण में एएफडी और केडब्ल्यूएफ बैंक है जो कि इससे ऋण और ईयू से तकनीकी सहायता इसके लिए मिलेंगी। तो इसके लिए फंड वगैरह यहां से है। इसके भी 3 प्रमुख घटक है सिटीज 2.0 के, कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पे पहला फोकस है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कि कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो और जो कूड़े रिसाइकल हो सकते हैं उनसे रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाए जाए। इसके लिए 18 स्मार्ट शहरों और वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा। जलवायु के कार्रवाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका समर्थन करना होगा और सभी शहरों और कस्बों में स्केल अप का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। तो ये इस तरीके से ये 3 इसके भी घटक हैं। अब ये स्मार्ट सिटी मिशन के क्या है, क्योंकि इसी के दोनों चरण है। इसके तहत क्या है कि सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास के माध्यम से लोकल स्तर पे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने, नागरिकों को लाभान्वित करने, स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। कि भाई देखो, अगर एक ही उदाहरण से हम इसको समझे तो जो लोग हर जगह कूड़ा फेंक देते हैं, तो कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको रिसाइकल करके किस तरीके से उपयोग हो कि जो लोकल स्तर पे लोगों को फायदा मिले। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और रिसाइकिल वगैरह होंगे तो उसके लिए जो प्लांट वगैरह बनेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था। लॉन्च इस स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में किया गया। केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
कार्यान्वयन जो है कि शहरी स्तर पर विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से किया जाता है। इसकी समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी गई थी और अभी 2 वाला तो आप देख रहे हैं 2027 तक है। और कवरेज 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, कि कहीं पर भी 100 शहर इसमें चुने गए हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों से ठीक तरीके से वो काम करें। एक और जो हमारी अगली योजना है वो है पीएम श्रेष्ठ योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये भी बिल्कुल अभी नई स्कीम लॉन्च हुई है, तो इससे भी सवाल आने की उम्मीद है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और इस पे क्या है कि टारगेट क्या है कि जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनके लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है ना, कि इसमें बेसिकली जो 8वीं और 10वीं में बच्चे पढ़ते हैं उनको 8वीं के बच्चे को 9वीं में और 10वीं के बच्चे को 11वीं में प्रवेश करा के आवासीय हॉस्टल युक्त सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है श्रेष्ठ। और इससे के तहत टारगेट अनुसूचित जाति के बच्चों को किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूल उद्देश्य है कि देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में, जो देश के एकदम बेस्ट टॉप स्कूल हैं, जहां पे हॉस्टल की सुविधाएं हैं, वैसे स्कूल में बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि श्रेष्ठ योजना किन विद्यार्थियों के लिए है, तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। इसका फायदा केवल इन्हीं बच्चों को मिलेगा श्रेष्ठ योजना का। सीबीएसई से संबंधित जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कक्षा 9 और कक्षा 11 में इस योजना के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। कैसे होगा अभी आगे समझते हैं। पात्रता, इसके लिए योग्य कौन है, तो अनुसूचित जाति के वे छात्र योग्य हैं जो वर्तमान शैक्षणिक ईयर मतलब 21-22 की बात हो रही है 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि 8वीं वाला 9वीं में जाएगा और 10वीं वाला 11वीं में, तो उनके लिए यह योजना है। इस योजना में 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले, हाशिए पर रहने वाले आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र है। केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए है, ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय है तो सभी लोग शामिल हैं। ये आय वाले केवल अनुसूचित जाति के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। ये जो योजना है 2 तरीके से कार्य करेगी, मोड 1, मोड 2। मोड 1 में है कि जो श्रेष्ठ विद्यालय है, जो बेस्ट स्कूल्स है, जहां पे हॉस्टल की सुविधा है, उनके लिए चयन प्रक्रिया होगी कि जो विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे उसके लिए चयन प्रक्रिया होगी। तो चयन प्रक्रिया में क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो तेज छात्र है अनुसूचित जाति के, जो मेधावी है, उन छात्रों का चयन होता है और उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो वो पास करते हैं उन्हीं को ये हॉस्टल वाले सुविधाएं में मिलती हैं। मोड 1 में 2 मोड है, ये ध्यान में रखेंगे कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के द्वारा आयोजित एक एग्जाम है श्रेष्ठ के लिए, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, एनईटीएस। ये परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एनईटीएस, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। आयोजित कौन करती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आयोजित करती है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में पास होगा वही इस योजना के लिए लाभार्थी होगा। ये मोड 1 के तहत है। और इस एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो छात्र चुने जाएंगे उनको कक्षा 9वीं और 11वीं में सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई या राज्य बोर्ड से संबंधित जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, जिनके लिए हॉस्टल सुविधा वाले जो प्राइवेट स्कूल है या राज्य के भी जो बेस्ट टॉप स्कूल है, उनमें इनको प्रवेश दिया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, टॉप स्कूल्स में जहां पर रहने की सुविधाएं हैं। आर्थिक सहायता भी इसके तहत दी जाएगी मोड 1 वाले में, कि स्कूल का शुल्क, छात्रावास का शुल्क, हॉस्टल का शुल्क, इनको कवर करने के लिए छात्र के लिए कुल शुल्क विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। छात्र को इसमें कुछ नहीं करना, जो डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है वो इसका वो वहन करेगा। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक स्वीकार्य शुल्क 1 लाख से 1,35,000 रुपए है। तो ये सब वो डिपार्टमेंट देगा। इसकी निगरानी भी रखी जाएगी इस मंत्रालय के द्वारा कि नियमित रूप से छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ध्यान रखा जाएगा कि छात्र उस पर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो योजना उनको मिला है उसका फायदा उन्हें मिल पा रहा है या नहीं। जो मोड 2 है, अब ऐसा था कि जो पढ़ने में तेज है उनका तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज नहीं होंगे लेकिन वो भी 2 लाख से कम आय वाले हैं, वो भी हाशिए पे है अनुसूचित जाति के, उनके लिए क्या है, तो वो मोड 2 है। इसके लिए क्या है कि वैसे स्कूल राज्यों में जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा या एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं, वैसे स्कूल्स में उनको एडमिशन में मिलेगा, वो भी टॉप स्कूल है। ठीक है, ये एनजीओ या वॉलंटियर्स के द्वारा 12वीं कक्षा तक संचालित स्कूलों और छात्रावासों को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल फीस और आवासीय शुल्क के लिए अनुदान मिलता है। इन लोगों को मिलता है और ये लोग उसके लिए सुविधा
देते हैं। स्कूल के प्रकार के आधार पे अनुदान जो है प्रति छात्र, मतलब जिस प्रकार का स्कूल है उस आधार पे अनुदान दिया जाता है। 27,000 रुपए से 55,000 रुपए तक हो सकता है, मतलब जिस स्कूल का जो खर्च हो, जो फीस हो, वो है मोड 2। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी भी निगरानी करेगी मंत्रालय, नियमित रूप से छात्रों की प्रोग्रेस की निगरानी, प्रोग्रेस रिपोर्ट की निगरानी करेगी। ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए जो भी संस्थान है वो अपनी वेबसाइटों पे ई अनुदान या ऑनलाइन पोर्टल, ये सब जो भी अनुदान मिला है ऑनलाइन पोर्टल पे सारी चीजें वो सब उस पर रहेंगी कि पारदर्शिता बनी रहे। संस्थानों में कैमरे होंगे, निगरानी उद्देश्यों से लाइव फीड प्रदान करना, ये सब की छात्र वहां पे सही है, ठीक है, पढ़ रहे हैं क्या, ये सब के लिए। और सभी संस्थान इस उद्देश्य हेतु गठित एक निरीक्षण दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे भी होंगे। तो ये सभी चीजें इसके लिए उत्तरदायी है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव क्या पड़ा इस योजना का? तो 2023-24 के सत्र में यानी दिसंबर 2023 तक तकरीबन 7,543 लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। और सत्र 2023-24 में जिनका प्रवेश होना है वो 142 निजी आवासीय विद्यालयों में कुल 2,564 छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। ठीक है, और स्कूल की फीस के लिए 30.55 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की गई है। एक चीज ध्यान में रखना, जो मोड 1 है या मोड 2 है, दोनों में आवासीय विद्यालय है। ये मत सोचना कि केवल मोड 1 वालों को आवासीय विद्यालय की सुविधा है, मोड 2 वालों को भी। तो ये सब है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर कुछ और आपके लिए नए स्कीम्स लेकर के आएंगे, इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।